नमस्कार दोस्तों। कंटिन्यू करते हैं अपने डिस्कशन को और इस लेक्चर में फ्रेश टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इंडिया के अंदर मॉनेटरी सिस्टम किस प्रकार का है। जो भारत का मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी सिस्टम मतलब क्या, कौन रेगुलेट कर रहा है इसको, कौन कर रहा है रेगुलेट इसको? सेंट्रल बैंक, आरबीआई। यानी कि मॉनेटरी सिस्टम मतलब क्या, हमारे देश में पैसों की सप्लाई की रोटेशन जो है वो मॉनेटरी सिस्टम या मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे रेगुलेट करा जाता है हमारे देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा, जिसका नाम है हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है कहां पर? मुंबई के अंदर। तो भारत का जो मॉनेटरी सिस्टम है इसको हम लोग पेपर करेंसी स्टैंडर्ड बोलते हैं। यानी कि इसका मतलब क्या है, हमारे जो स्टैंडर्ड मनी है वो जनरली पेपर से ही बना है। सिक्कों को हम लोग स्टैंडर्ड मनी क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि उनकी एक लिमिटेशन है। कॉइनेज एक्ट 2011 के तहत सिक्के कब तक एक्सेप्ट करे जा सकते हैं? अप टू द लिमिट ऑफ 1000। रिमेंबर, जो मॉनेटरी सिस्टम है, मॉनेटरी मॉनेटरी सिस्टम इज अ टाइप ऑफ स्टैंडर्ड मनी यूज्ड इन द इकोनॉमी। मॉनेटरी सिस्टम एक उस प्रकार का स्टैंडर्ड मनी का एक प्रकार होता है जो कि इकोनॉमी के अंदर जनरली रोटेट हो रहा होता है। हमारे देश के अंदर क्या रोटेट हो रहा है? सिक्के के नोट, करेंसी नोट्स। ज्यादातर क्या रोटेट हो रहा है हमारे देश के अंदर? नोट्स। भारत के अंदर सारे के सारे जो करेंसी है जो कि इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रही है वो पेपर करेंसी है। वो पेपर करेंसी है, बाकी तो मेटेलिक मनी है। और इस पेपर करेंसी के साथ एक टाइटल एसोसिएटेड है, डेट इट इज अनलिमिटेड लीगल टेंडर। यानी कि कितने भी अमाउंट का आपको डेट अगर सेटल करना हो, अपना कर्जा चुकाना हो, या किसी पर्सन को कितने भी अनगिनत अमाउंट की पेमेंट करनी हो, क्या मुझे यह बताओ मिसबा, इसको लेने से कोई मना कर सकता है क्या? ईशा, कोई एक्सेप्ट करने से मना कर सकता है क्या? चाहे मैं 10-10 के नोट दूं, उसको 5-5 के नोट दूं, चाहे मैं 2-2 रुपए के नोट देकर 20 करोड़ अगर लेन देन करूं तब भी, है ना? लेकिन अगर सिक्के करूं तो ले लेगा पर्सन। वैसे अगर अगर मैं उसको 20 करोड़ या 30 करोड़ अगर दे रहा हूं, या फिर मेरे पास अगर आ रहे हैं तो मैं ले लूंगा क्या? ले, अरे ले सकता हूं। ईशा बोलो, ले सकता हूं। हाँ, लेकिन लेना वॉलंटरी है। जैसे चेक है, चेक, चेक पे तो आराम से ट्रांजेक्शन हो सकती है ना। 7.5 करोड़ वाला एग्जांपल याद है वो, या फिर मेरी फीस वाला एग्जांपल याद होगा, है ना? लेकिन उसको जरूरी नहीं है ना कि पर्सन एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, राइट? अब यहां पर एक बात है, एक इंपॉर्टेंट बात, यहीं से आपका एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन के मार्क्स बच जाएंगे। आई रिपीट, आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन के मार्क्स बच जाएंगे दोस्तों। क्या बात है ये? पेपर करेंसी को ब्रॉडर सेंस में ये बोला जाता है कि इट इंक्लूड्स बोथ पेपर नोट्स एज वेल एज कॉइन्स। तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन फिर भी कॉइन्स को एक स्टैंडर्ड मनी तो बोला जाता है, बिल्कुल स्टैंडर्ड बनी है, रोटेशन के अंदर है, इकोनॉमी के साइकिल के अंदर है। लेकिन फिर भी कॉइन्स की डेफिनेशन यहां पर थ्योरेटिकली अगर पेपर के अंदर आ जाए तो करेक्ट कर देंगे हम उस ऑप्शन को। लेकिन फिर भी हम अवॉइड करेंगे बोलने में और अपनी एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। क्यों करेंगे? बिकॉज इट इज अ लीगल टेंडर, बट कैसा टेंडर है, कैसा लीगल टेंडर है? लिमिटेड। ठीक है। अगेन, पेपर करेंसी स्टैंडर्ड इज ऑल्सो नोन एज मैनेज्ड करेंसी स्टैंडर्ड, बिकॉज एनी अमाउंट ऑफ नोट्स कैन बी इशूड विद मिनिमम बैकअप ऑफ गोल्ड। आज ये लाइन परेशान तो नहीं कर रही है कि नोट को इशू करा जा सकता है विद मिनिमम बैकअप ऑफ गोल्ड? आज ये लाइन परेशान तो नहीं कर रही है? बताओ, हमारे देश में नोट्स कैसे प्रिंट होते हैं? भूल गए क्या उस बात को? इसका मतलब क्या होता है बैकिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर? मतलब क्या? क्या जब नोट प्रिंट हो रहे होंगे तो ईशा क्या हम उसमें क्या सोना चांदी उठा उठा के मारेंगे मशीन में? क्या करना है तो? कितने अच्छे से कह रही है, नहीं सर तो करना क्या है? हाँ सुगंध, आप बोलो जितना गोल्डन। उतना ही नोट प्रिंट करे जाएंगे, ठीक है।
तो भारत के अंदर हम इस चीज को देख लेते हैं। ईशा, जैसे हम बड़ी बड़ी क्लासेस से बात कर रहे हैं ना हम इस बारे में कि बैकअप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर, बैकअप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर चाहिए। तो एक बारी आज हम इसमें क्या करते हैं कि एक बारी पता लगा लेते हैं कि कितना, जब सोना चांदी हो हमारे देश के अंदर तो कितने नोट प्रिंट हो सकते हैं। क्योंकि ईशा कुछ लिमिट तो रखी गई होगी ना इसके लिए, अर्पित, है ना? क्यों जैद, कुछ तो सोच ही रखा होगा कि अगर इतना इतना सोना चांदी होगा राजश्री, तब उतने उतने नोट्स हम लोग प्रिंट कर लेंगे, राइट? है ना? तो इंडिया के अंदर आरबीआई जो है, इट इश्यूज ऑल पेपर नोट्स एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। ये कौन इशू करता है 1 रुपी नोट एंड कॉइन, जल्दी बताओ? गवर्नमेंट। और 1 रुपी नोट पे किसके सिग्नेचर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी। फॉर नोट इशू आरबीआई ना एक चीज यूज करता है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अगर ये कल को आ गया आपको प्रीलिम्स के अंदर के मिनिमम रिजर्व सिस्टम का मतलब क्या है, आधे लोगों की तो अंडरवेयर गीली हो जानी है। किस बात पे? क्योंकि उनको ये वाली बात लोगों को मनी एंड बैंकिंग पढ़ने के बाद भी नहीं पता है। इवन आई हैव सीन माई सिलेक्टेड फ्रेंड्स एंड सम ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स कि उनकी रैंक तो चलो कुछ भी आ गई, पीडीएफ में नाम आ गया है, उनको ये कंसेप्ट तक नहीं पता है काफी सारे लोगों को कि हमारे देश में नोट्स को प्रिंट करने के लिए उनको लगता है कि प्रिंटिंग ऑफ नोट्स इज ओनली डन एंड इट इज ओनली कॉल्ड एज डेफिसिट फाइनेंसिंग। नहीं भाई, डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं होता। हमेशा हमेशा नोट्स की करेंसी की प्रिंटिंग कर्जे में नहीं होती है। नॉर्मल आप आरबीआई के दफ्तर जाओ मुंबई के अंदर, या उसकी जो भी ब्रांचेस हैं जहां जहां उसने मशीनें लगा रखी है, नॉर्मल डे टू डे रूटीन में भी तो नोट प्रिंट होते हैं। याद है मैंने आपको आरबीआई के काउंटर वाली बात बताई थी कि वो आपको जलाकर नोट से एक वो नंबर मिटाकर एक फ्रेश नोट इशू करेगी और फिर वो दोबारा नोट दोबारा प्रिंट हो सकता है। तो यार वो नोट दोबारा प्रिंट होता है, चाहे भले ही 4 नोट प्रिंट हो, 5 नोट प्रिंट हो, आरबीआई के नोट प्रिंट होते हैं। पुराने नोट जो आते हैं उनको जला जलाकर ऐसे उनका नंबर मिटा दिया जाता है। तो ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है? मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब ये है, जब भी आरबीआई एक हुक्म जारी करेगा कि नोट प्रिंट होने हैं, तो मिनिमम रिजर्व सिस्टम मतलब ये है, देयर शुड बी सम मिनिमम रिजर्वेशन ऑफ सोना एंड चांदी, पर्टिकुलरली सोना, गोल्ड, ताकि हम करेंसी नोट प्रिंट कर पाए। अगर वो नहीं है ना तो नहीं करे जाएंगे, बिकॉज ये ना एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहना चाहिए। अब इसकी दायरे कितनी है, इसकी दरें कितनी है, व्हाट इज द रेंज जिसमें ये वाली चीज होती है, तो देखते हैं इसको। फॉर नोट इशू आरबीआई यूज करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, अकॉर्डिंग टू विच आरबीआई मेंटेन करता है कितना मिनिमम रिजर्व। ये याद रखना, ये याद रखना। इसके अंदर कोई भी चीज अगर चेंज होगी कल को तो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के अंदर लेटेस्ट आ जाएगी, खुद से सर्च करने की अभी जरूरत नहीं है, ठीक है? आरबीआई मेंटेन रखता है 200 करोड़ के रिजर्व को। आरबीआई 200 करोड़ का एक, कहते हैं ना, जैसे आप घर में अपने बैंक में कितना पैसा लेकर चलते हो, जैसे मतलब मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं तो मैंने क्रिप्टोस में कुछ इन्वेस्ट कर रखा है, कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और मेरे फोन पे पर या मेरे कैश में कितना, मतलब मेरे पास कैश कितना रहता है, मेरे फोन पे में बैलेंस कितना पड़ा रहता है। ये वही चीज है कि आरबीआई के पास ना 200 करोड़ रुपए के रिजर्व पड़े रहते हैं। तो ये 200 करोड़ रुपए के रिजर्व कैसे पड़े रहते हैं, किस फॉर्मेट में पड़े रहते हैं? क्या उसके फोन पे हैं, उसके स्टॉक्स में हैं, या फिर उसने सेबी को दे रखे हैं कि जो जाओ मेरे पैसे ट्रेडिंग में लगा देना, या फिर उसने घर पे रख रखे हैं, या नोट की गड्डियां छाप छाप के कमरा बना रखा है, क्या कर रखा है उसने? तो देखो 200 करोड़ की मैक्सिमम कैप है, मिनिमम कैप है आरबीआई के पास, जिसको वो मेंटेन करते हैं। मिनिमम रिजर्व इतना होना ही चाहिए, मतलब मिनिमम 200 करोड़ तो देश में होने ही चाहिए। आरबीआई के पास ये रूल है, जिसमें 115 करोड़ की कीमत का तो सोना है, 115 करोड़ की कीमत का तो सोना है, और 85 करोड़ जो है आरबीआई के पास पड़े रहते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज, इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटीज। ये फॉरेन सिक्योरिटीज क्या होता है? हाँ, जैसे एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है? ये सब चीजें होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह जैसे होती है ना, अभी हम बात करेंगे उसके बारे में, डोंट वरी। लेकिन इन दो फॉर्मेट के अंदर पड़ा रहता है। तो आपको ये वर्ड्स ना दो पहचान में आ जाने चाहिए कि हमारे देश में आरबीआई जो मिनिमम रिजर्व कितने क्या मेंटेन करता है, क्या आज आपको सीखने को मिला 200 करोड़ के, जिसमें से 115 करोड़ आरबीआई क्या रखता है? गोल्ड। और 85 करोड़ क्या रखता है अपने पास? क्या रखता है?
फॉरेन सिक्योरिटीज। क्वेश्चन ये बन सकता है सौगंधा बनने को अगर बनाना चाहे एग्जामिनर, इनमें से ज्यादा क्या है, किसके रिजर्व ज्यादा रखता है, बताओ ईशा। गोल्ड के। और जानने वाली बात यह है, अब देखो ईशा, मैं क्यों बता रहा था कि सिलेक्टेड कैंडिडेट भी नहीं जानते हैं इस बात को। उनको पता है क्या लगता है मिसबा, कि आरबीआई मेंटेन रखता है मनी के रिजर्व भी। मनी दिख रहा है कहीं पर भी यहां पर? नहीं, ये चीज है। और बताओ, अगर हम लोग भी नहीं पढ़े उस कंसेप्ट को, तो ये तो हम तो श्योर शॉर्टली शाइनी आर्ग्यू नहीं करेंगे कि पैसा भी रखता होगा पक्का आरबीआई कुछ ना कुछ। बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे आर्ग्यू इस बात पे? अब अब मतलब बात कंसेप्ट बताता हूं कि बात क्या होती है। बात ये होती है कि अगर ये 200 करोड़ का आंकड़ा या 115 करोड़ का गोल्ड या 85 करोड़ का फॉरेन सिक्योरिटीज, अगर ये ऊपर ऊपर नीचे डगमगाए ना, अगर ये कम ज्यादा हो गए, तो उस हिसाब से आरबीआई क्या करता है, गोल्ड तो बढ़ा नहीं सकता। गोल्ड की रिजर्व्स अगर कम हो गई इस बार, तो सोना कहां से ले आओगे आप? गोल्ड के अनलिमिटेड ईशा के, मतलब सोना आराम से मतलब पैदा हो जाएगा क्या, बताना जरा। या सोने को क्रिएट क्रिएट कर लिया जाता है, बताना जरा, कोई बना लेगा सोने को? फॉरेन सिक्योरिटीज क्या अर्पित अपने आप चली आएंगी? तो यहां पर आरबीआई 200 करोड़ के कैप को मेंटेन करने के लिए क्या करता है, जब इसमें से कोई भी चीज कम ज्यादा होती है तो क्या करता है? करेंसी को प्रिंट करना स्टार्ट करता है। आप समझ में आया कि नॉर्मल डे टू डे लाइफ में सौगंधा आरबीआई के द्वारा करेंसी प्रिंट क्यों होती है? बताओ राशि, समझ में आया ये वाली चीज? एंड लेट मी गिव यू अ बोनस ऑन दिस। पूछकर देख लेना किसी भी कैंडिडेट से, अपने दोस्त से, अगर वो बिना रेफरेंस के इसको एक ही बारी में बता सके। इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वालों को भी नहीं पता है ये वाली बात, तो बहुत ज्यादा लोगों को। स्टैटिक्स के क्वेश्चन निकलते हैं, लेकिन बस ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता हूं आफ्टर नेशनल इनकम वाला चैप्टर। अब इंडिया के अंदर एक चीज देखते हैं। इंडिया के अंदर आरबीआई सारे के सारे पेपर नोट्स को इशू करता है, एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइन्स। आरबीआई की सोल मोनोपोली है। सोल मोनोपोली मतलब आरबीआई को कोई बताएगा नहीं कि वो करेंसी नोट्स जो प्रिंट करेंगे, कितने करेंगे, क्या करेंगे, वो अपने हिसाब से कर लेगा। लेकिन 2 रुपए से और उससे ज्यादा के जो नोट्स हैं, वो आरबीआई के द्वारा ही प्रिंट करे जाएंगे। तो जरा फटाफट बताना हमारे देश में कौन कौन से नोट हैं। 2 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट और 2000 का नोट। ये 9 तरह के नोट है। इसके अलावा कोई भी चीज है, बताओ। नहीं ना, इतना ही है ना। सिक्के की बात करते हैं जरा। 1 रुपए का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का। 1 रुपए, 1 रुपए का सिक्का, 2 रुपए का सिक्का, 5 का, 10 का, 20 का। ठीक है। इसके अलावा 1 रुपए का नोट, अगर मैं यहां पर एक डिवाइडिंग लाइन बनाऊं येलो से, राइट साइड वालों का मालिकाना अधिकार किसके पास? आरबीआई के पास। लेफ्ट साइड वालों का मालिकाना अधिकार किसके पास? गवर्नमेंट के पास। 1 रुपए वाला किसके अधिकार में, सिग्नेचर किसके होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी के। फाइनेंस सेक्रेटरी के। यहां पर मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं? यहां पर मैं कुछ सिक्का मिस तो नहीं कर रहा हूं, या कोई भी 1 रुपए का नोट या कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूं? बताओ सारे लोग, बताओ। कर रहा हूं। 50 पैसे का कॉइन इज स्टिल इन सर्कुलेशन, बस वो यूज नहीं होता है। 50 पैसे का जो सिक्का है वो अभी भी सर्कुलेशन के अंदर है, बस सर्कुलेशन इन द सेंस, सॉरी, सर्कुलेशन के अंदर नहीं है। नए फ्रेश मिंटिंग नहीं होती उसकी, लेकिन स्टिल इट इज नॉट अ डिबार्ड फॉर्म ऑफ कॉइन। डिबार्ड फॉर्म ऑफ करेंसी नहीं है वो।
बर्खास्त नहीं करा गया इसको। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं। ठीक है। सेंट्रल बैंक मिनिस्टर, हाँ बताओ बताओ अनुज क्या कह रहे हो। जब 10 रुपीज का सिक्का चल रहा था जिसके ऊपर वो हमने पढ़ा था ना अर्पित, वो धारियों वाली जो बात थी दिवजोत, ये जो दिल्ली में नौटंकी नहीं चली थी अभी 10 रुपए के सिक्के वाली, कि नहीं लेते वो मैडम सिक्का मत दो, है ना। तो लेने को तो वो भी नहीं लेते, ये तो अभी हमारे सामने आए दिवजोत, अभी कुछ सालों की तो बात है, ये तो 5 6 साल ही तो हुए हैं सिक्के को आए हुए, तब भी इसके ऊपर ड्रामेबाजी चलती है। बहुत सारे स्टेट्स में नहीं लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश में कोई नहीं लेता। अगर चाय वाय अगर आपको पीनी हो तो वो कहते हैं नोट दे दो भाई साहब, 2 2 रुपए के सिक्के दे दो, 10 का मत दो। हाँ 20 का सिक्का पहली बार दो ना अगर किसी को, जैसे मेरे पास 20 रुपीज के बहुत सारे कॉइन्स थे तो मैं दे देता था। अब वो कहते थे हमने तो भैया देखा ही नहीं है, पता नहीं सही चीज़ है कि नहीं चीज़ है, आप तो हमें 5 5 के दे दो, मतलब यार वो दे दो। हिंदुस्तान का आदमी वैसे भी मैं बोलता हूँ ना, वो तब मजे लेता है चीज़ों के जब पूरी दुनिया ले चुकी होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशू करता है 1 रुपये के नोट्स को और सारे के सारे सिक्कों को। फॉर नोट इशू इंडिया जो है वो फॉलो करता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम को, अकॉर्डिंग टू विच सेंट्रल बैंक जो है इट कीप्स अ मिनिमम रिजर्व ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, एंड इस बेसिस पर नोट्स इशू करे जा सकते हैं आरबीआई के द्वारा किसी भी हद तक, किसी भी अमाउंट तक। तो देखो इनफ टाइम उसने रिवीजन करवा दी आपकी। ठीक है, क्या ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई? बताओ। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मनी सप्लाई की। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, मनी सप्लाई क्या है। मनी सप्लाई का मतलब है कितना अमाउंट ऑफ पैसा, कितना स्टॉक ऑफ पैसा घूम रहा है इकोनॉमी में, सर्कुलेशन में है। लिक्विडिटी ट्रैप में जैसे हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर के अंदर, वहां रुक गया है पैसा, पब्लिक में विदहोल्ड कर लिया है। लेकिन यहां पर कितना सप्लाई ऑफ मनी, स्टॉक ऑफ मनी घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, जो कि इकोनॉमी के पहियों को चला पा रहा है। चलो अंग्रेजी समझते हैं इसकी। सप्लाई ऑफ मनी था, सप्लाई ऑफ मनी मींस टोटल स्टॉक ऑफ मनी। अब ये टोटल स्टॉक ऑफ मनी क्या है, किस फॉर्मेट के अंदर, करेंसी की फॉर्म में घूम रहा हो या फिर बैंकों में डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में घूम रहा हो। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। हालांकि और भी कंपोनेंट्स होते हैं मनी सप्लाई के, M1 M2 M3 M4, वो हम बाद में देखेंगे। लेकिन जर्नली करेंसी और डीडी की फॉर्म में अगर कोई चीज घूम रही है इकोनॉमी के अंदर, विच इज हेल्ड बाय द पब्लिक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसको कहते हैं टोटल सप्लाई ऑफ मनी या मनी सप्लाई। पब्लिक का यहां पर क्या मतलब है, यहां पर पब्लिक का मतलब भी थोड़ा सा एक्सपेंडेड मतलब है, सिर्फ जनता नहीं। यहां पर पब्लिक हियर एक्सक्लूड्स सप्लायर्स ऑफ मनी लाइक सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक। ठीक है, लेकिन इनके अलावा कोई भी पब्लिक या इंस्टीट्यूशन अगर बल्क में पैसा घुमा रहा है करेंसी या डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में, एंड डिमांड डिपॉजिट्स को भी लोग यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, है ना, कि आप उसकी फी पेमेंट वगैरह करने के लिए, या फिर मैंने अपने दिल्ली यूनिवर्सिटी का आपको एग्जांपल बताया था, है ना। पब्लिक में बस यहां पर आप एक्सक्लूड करोगे सप्लायर्स ऑफ मनी को, जो कि मनी एक्चुअली सप्लाई करते हैं देश के अंदर। कौन कौन सप्लाई करता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक आप कहोगे यार कमर्शियल बैंक कैसे सप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट ही तो सिक्के और 1 रुपए का नोट, और आरबीआई ही तो 2 रुपए का नोट और उससे ऊपर के नोट वो करता है, कमर्शियल बैंक कैसे। ये डिमांड डिपॉजिट्स वगैरह या अदर फॉर्म ऑफ चेक वगैरह को इशू करने का काम तो कमर्शियल बैंक ही करते हैं, इसलिए इनको क्रिएटर सप्लायर्स ऑफ मनी बोला जा रहा है। ओनली दैट पार्ट ऑफ टोटल स्टॉक ऑफ मनी विच इज हेल्ड बाय यूजर्स या फिर होल्डर्स, या तो जिसको कोई यूज कर रहा है या जिसको होल्ड करा हुआ है पब्लिक ने, इंस्टीट्यूशंस ने, वो इंक्लूड होता है यहां पर मनी सप्लाई के अंदर। बट जो स्टॉक ऑफ मनी, द अमाउंट ऑफ मनी विच इज लाइंग विद द प्रोड्यूसर्स एंड सप्लायर्स, इसको इंक्लूड नहीं करा जा सकता। क्यों? आरबीआई के हेडक्वार्टर के अंदर मशीन में जितने भी नोट प्रिंट हुए पड़े हुए हैं, 100 के, 50 के, 500 के, 2000 के, 200 के, वो सारे के सारे अभी इकोनॉमी में सर्कुलेट थोड़ी ना हो रहे हैं। वो तो आरबीआई ने ऊपर नीचे मेंटेन करने के लिए, गोल्ड रिजर्व्स और फॉरेन सिक्योरिटीज को मेंटेन करने के लिए कुछ नोट छापे हैं, अभी वो इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट थोड़ी ना हो रहे हैं। सिंपली पुट,
टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन ऑन अ स्पेसिफिक डे इज द मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। अगर वो इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है ना, जनता के थ्रू घूम रहा है, किसी भी काम के लिए घूम रहा है, जनरली पैसा अगर करेंसी की फॉर्म में घूम रहा है, मनी मनी की फॉर्म में घूम रहा है, या फिर मनी डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में घूम रहा है एक पर्टिकुलर डे पर, देन दैट इज नोन एज मनी सप्लाई ऑफ द कंट्री। क्या ये चीज आपको समझ में आई? टेक्निकल तो नहीं लगी? जल्दी बताओ, टेक्निकल तो नहीं लगी? कुछ भी ऐसा टर्म जो समझ में ना आया हो, पढ़ लेना पढ़ाओ। दिवजोत, आशिमा, सबको समझ में आया? राष्ट्रीय, ईशा, इसमें सबको, अर्पित, जैद, कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है करेंसी, पेपर नोट्स और कॉइन्स, ये तो हम जानते हैं, और दूसरा डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब जब मनी सप्लाई की हम लोग बात करते हैं ना दोस्तों, याद रखना, जब भी हम लोग मनी सप्लाई की बात करते हैं तो यहां पर डिमांड डिपॉजिट्स को चेकेबल डिपॉजिट्स बोला जाता है। चेकेबल डिपॉजिट मतलब वही चेक की फॉर्म में चेक जैसे दिखने वाले, क्योंकि डीडी जो बनता है ना, शाइनी याद है पूरा प्रोसीजर जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, बैंक के अंदर जाकर पैसा देकर उसको एक डीडी बनवा लेते हैं, होता एक पेपर इंस्ट्रूमेंट ही है, तो वो भी आप कॉलेज के रिसिप्ट पे जाकर एक पेपर टाइटल की तरह, चेक की तरह ही तो दोगे, इसलिए इसको चेकेबल डिपॉजिट्स बोला जाता है, बिकॉज दे आर ट्रीटेड लाइक नोट्स, जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो फॉर मेकिंग पेमेंट। जो फीस आपको देनी थी कॉलेज के अंदर, मान लो, ठीक है, कॉलेज के अंदर जो आपको फीस देनी थी वो अपने पैसों की फॉर्म में ना देकर कॉलेज वालों ने जो डिमांड करी डीडी की फॉर्मेट में, डिमांड डिपॉजिट्स की फॉर्म में दे दो, तो वो चेकेबल डिपॉजिट्स एक तरीके से, आप अगर चेक देते तब भी आपकी जेब से उतना पैसा जाता, और इनको नोट की तरह इसलिए ट्रीट करा जाता है राजश्री, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट्स क्या फ्री में बन जाती है क्या? अगर पैसे अगर आपको कॉलेज में देने राजश्री, तो क्या फ्री में बन जाएंगे वो पैसे? बताओ, नहीं ना, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है ना? या चलो एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लेता, बाहर में जान दो उसको, लेकिन आपके बैंक अकाउंट से पैसे तो कटे ना डीडी बनवाने के लिए, कॉलेज में जो आपने डीडी दी अगर, उतना तो कटता ही है। अर्पित, किसी को चेक इशू कर रहे हो तो क्या बैंक से पैसा नहीं कटेगा क्या? अगर किसी को 1 करोड़ रुपए देती है अगर आपने चेक पे साइन करके, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? इसलिए इसको नोट की तरह ध्यान से सुनना, अपना दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाने लग जाना आप लोग। देखो, छोटे छोटे ट्रैप्स होते हैं इकोनॉमी के क्वेश्चन के अंदर, बहुत ज्यादा पैनी नजरों से और शार्प दिमाग से इस चीज को समझो। शाइनी, यहां लिखा हुआ है दे आर ट्रीटेड लाइक नोट्स, दे आर नॉट नोट्स। क्यों? अगर नोट वर्ड को मैं रिप्लेस कर दूं, ये सारा का सारा चेक, डीडी, नोट, सिक्के, कॉइन्स वगैरह, ये सारे के सारे जितनी भी ये चीजें हैं यार, अर्पित, ये है तो पैसा ही ना, पैसा तो कट ही रहा है ना पर्सन का, या तो आ रहा है या तो जा रहा है। अगर मुझे कोई चेक इशू कर रहा है, डीडी इशू कर रहा है या नोट दे रहा है, क्या मेरा अकाउंट का पोर्टफोलियो राइज नहीं हो रहा है उस चीज से? बताना जरा, है कि नहीं? अभी जैसे मैंने बॉन्ड्स दिखाए, आशिमा मुझे एक बात बताओ, अभी जैसे मैंने आपको बॉन्ड्स दिखाए या फिर जो स्टॉक से मैंने दिखाए, अगर वो मेरे पास जस्ट ये पड़े हुए हैं और उनकी कीमत बढ़ती चली जा रही है, तो क्या मेरा पोर्टफोलियो और मनी नहीं बढ़ रहा है? बताना जरा। जेपी पावर जो मैंने पिछले लेक्चर में दिखाया, अगर वो हमें प्रॉफिट देने लगे तो वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं होगा क्या हमारे उसमें अकाउंट में? तो क्या वो जेपी पावर जो है, क्या उसको मनी की तरह ट्रीट कर सकता हूं वैसे मैं, अगर इस टॉपिक से हटके अगर मैं बोलूं? बताओ, है कि नहीं ये चीज है? लेकिन अभी आप बॉन्ड्स और स्टॉक्स को हटाओ, हम लोग यहां पर ठोस तरीके से बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई के कंपोनेंट्स की। मनी सप्लाई के जो कंपोनेंट्स हैं वो है करेंसी, पेपर नोट्स और कॉइन्स की फॉर्म में, एंड डीडी जो कि कमर्शियल बैंक इशू करता है। अब यहां पर वो डिमांड डिपॉजिट्स के बारे में आपको एक बात बोल रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स, चेकेबल डिपॉजिट्स, इनको नोट्स की तरह ट्रीट करा जाता है, बिकॉज आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो पेमेंट की तरह। लेकिन मुझे अब सबसे बड़ी बात बताओ, डिमांड डिपॉजिट्स, चेक्स, ठीक है, ये कैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? दे आर इशूड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट। आप कॉलेज में डीडी दे दो
ये भी तो हो सकता है कि आपने डीडी बनवाई और आपकी बैंक में जो है उस टाइम तक फिर पैसा ना हो, बताओ। हालांकि डीडी में तो लॉक हो जाता है, लेकिन चलो चेक की बात कर लेते हैं। आपने किसी को चेक दिया हो, ये भी हो सकता है कि आपके बैंक में पैसा ना हो, राइट। पता कैसे लगेगा कि उसके बैंक में पैसा नहीं है? जब चेक क्या हो जाएगा, बाउंस। अब सोर्सेज क्या होते हैं मनी सप्लाई के? ये सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा आपको कुछ सोचना नहीं है। मतलब मनी को देश में कौन सप्लाई करता है? एक तो सरकार। हमारे देश की बात करें, हमारे देश में सरकार का क्या रोल है, क्या महत्वता है? 1 रुपए के सारे 1 रुपए के नोट्स और सारे के सारे सिक्के ये सरकार के द्वारा इशू करे जाते हैं। क्या राष्ट्रीय ये 1 रुपए के नोट और सारे के सारे सिक्के इकोनॉमी के अंदर घूमते हैं? लोग इससे लेन देन करते हैं क्या रोजमर्रा के जीवन में, डेली लाइफ में? नहीं करते। नहीं मतलब फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर इनको कंबाइंडली अगर आप रीड करो, चलो 1 रुपए के नोट को हटा दो, मतलब मैं, देखो, तो बताओ, क्या ये 1 रुपए के सिक्के और ये जो दूसरे कॉइन्स हैं क्या यूज होते हैं सर्कुलेशन में रोजमर्रा के जीवन में, जिसमें क्या हम इन सिक्कों से कुछ ना कुछ लाते हैं, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन करते हैं क्या? है ना? आज मैं बताओ सिक्के कैसे कैसे यूज करते हैं, बताओ। जैसे तेरी गोल्ड फ्लेक आती है इससे, है ना? अगर आप फूकते हो तो वो 2-2 रुपए के सिक्के उठाते हो तुम फ्रिज के ऊपर से और गोल्ड फ्लेक ले आते हो एक, है ना? ये चीज है, 10 रुपए इकट्ठे करके। आरबीआई आरबीआई सप्लाई करता है मनी विच इशूज पेपर करेंसी। कमर्शियल बैंक कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएट करता है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड डिपॉजिट्स। कैसे? डीडी इशू करने का काम कमर्शियल बैंक का ही होता है। और ये क्रेडिट कैसे क्रिएट करते हैं? जैसा कि अभी राष्ट्रीय ने बोला था, राष्ट्रीय जब डीडी जो कहते हैं, जब डिमांड डिपॉजिट जो है हम लोग बैंक से बनवाते हैं, पैसा थोड़ा सा ज्यादा लगता है ना, चार्ज लगता है ना, तो वो जो चार्ज है शाइनी वो किसके पास जाता है? और वो बैंक का क्या बन जाता है? क्रेडिट या फिर प्रॉफिट, है ना? लेकिन हमारे देश में फिर भी इन सब में से प्रिंसिपल सप्लायर जो मनी है वो कौन? प्रिंसिपल सप्लायर जो है मनी का वो कौन माना जाता है? आरबीआई। सरकार क्यों नहीं मानी जाती अर्पित? वाई नॉट गवर्नमेंट? और ज्यादातर मनी की सर्कुलेशन हमारे देश में किस फॉर्मेट में होती है राष्ट्रीय? 1 रुपए के नोट में, सिक्कों में, डिमांड डिपॉजिट्स में, सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, या फिर पेपर करेंसी में। सीरियसली? कैश तो यानी कि पेपर करेंसी बोल सकता हूं मैं उसको। और पेपर करेंसी को सिर्फ और सिर्फ इशू कौन कर सकता है? उसका मालिकाना हक किसके पास है? आरबीआई के पास। इसलिए आरबीआई को बोला जा रहा है इट इज अ प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी। ये क्वेश्चन दोस्तों स्टेट पीएससी में, जो छोटे छोटे स्टेट पीएससी होती है, डायरेक्टली आ सकता है मेंस के अंदर। प्लीज राइट इट डाउन। व्हाई आरबीआई इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन आवर कंट्री? आई रिपीट, व्हाई आरबीआई इज रिगार्डेड एज द प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी, प्रिंसिपल सप्लायर ऑफ मनी इन इंडिया या इन आवर कंट्री? व्हाट इज द आइडियल सप्लाई ऑफ मनी? बेस्ट सप्लाई ऑफ मनी कितनी मानी जाती है और कैसे मानी जाती है? अमाउंट ऑफ मनी, देखना सुनना ध्यान से, कि बेस्ट मनी सप्लाई मतलब, हमने एक बात पढ़ी थी, ये वाला टॉपिक क्यों है यहां पर, क्यों दे रखा है, इस टॉपिक की बहुत बहुत ज्यादा रेलेवेंस है। क्यों? हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर ये पढ़ा था, अगर आपको याद हो शाइनी, सब लोगों को, ज्यादा पैसा इकोनॉमी के अंदर जाना, इंजेक्ट होना अच्छी बात नहीं है इकोनॉमिक कंडीशन के लिए। इन्फ्लेशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था इस बारी बात को, है ना? और ज्यादा पैसे की किल्लत होना इकोनॉमी से, वो भी अच्छी बात नहीं है, राइट? तो यहां पर आशिमा हमें कुछ तो सोचना पड़ेगा ना कि एक आइडियल सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है। दिव्यजोत बताओ। द अमाउंट ऑफ मनी, अब एक आइडियल सप्लाई ऑफ मनी क्या होता है? ऐसा अमाउंट ऑफ मनी जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल परचेजिंग पावर एक स्टेट ऑफ बैलेंस में रहे विद एग्रीगेट सप्लाई।
यानी कि हम लोग यहां पर कैसी कंडीशन को बुलावा दे रहे हैं शाइनी? एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, मतलब क्या कंडीशन बन जाएगी? स्टेट ऑफ, वेरी गुड। और स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या बोला जाता है इकोनॉमी के अंदर? इट इज अ स्टेट ऑफ, इट इज अ स्टेट ऑफ बैलेंस। इसको बोला जाता है इट इज अ आइडल मनी सप्लाई। आइडल सप्लाई ऑफ मनी इस कंडीशन में होती है जहां पर एग्रीगेट डिमांड यानी कि टोटल इकोनॉमिक डिमांड इज इक्वल टू टोटल इकोनॉमिक सप्लाई। इसकी वजह से इकोनॉमी के अंदर स्थिरता रहती है, स्टेबल कंडीशंस रहती हैं, और ये इकोनॉमी को बचाती है कि इकोनॉमी के अंदर ना तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर आएगा ना ही डिफ्लेशनरी सिचुएशन आएगी। क्या आप सभी को यह वाली बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आई? अब ये वाली बुक इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है जिसकी कोई हद नहीं। हम इन्फ्लेशन चैप्टर पढ़कर आ चुके हैं ईशा, है ना? वहां पर उसने थोड़ी सी एक हिंट दी थी जिसको उसने तो हिंट दी भी नहीं थी, हमने बनाया था वो टर्म इंजेक्शन और लीकेज वाला, है ना? कि मनी का ज्यादा होना इकोनॉमी के अंदर या कम होना कैसे इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन को बुलावा दे सकता है। अब ये जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको ना लाइट टॉपिक मत लेना कि हाँ चले यार कुछ भी लिखा हुआ है। ये आपकी प्रीलिम्स के अंदर जान है, ये टॉपिक आपकी प्रीलिम्स के अंदर जान है। बना बनाया पकवान आपके सामने, जिसकी वजह से आपका 30 सेकंड का टाइम भी बच जाएगा सोचने का। और स्टेट पीएससी में तो आंख बंद करके कर दोगे इसको, क्वेश्चन को सॉल्व। क्या दे रखा है यहां पर टॉपिक देखो, अच्छी अच्छी बुक में नहीं मिलेगा ये वाला टॉपिक। इंपैक्ट क्या होता है कि अगर मनी सप्लाई की एक्सेस हो जाए या किल्लत हो जाए, एंड सौगंधा किल्लत का मतलब है अगर कमी हो जाए, ठीक है? अगर मनी सप्लाई एक्सेस में इकोनॉमी के अंदर आ जाए या मनी की सप्लाई डेफिशिएंट हो जाए, कम हो जाए, तो इसके इंपैक्ट क्या होंगे? नाउ दिस इज अ मेंस ओरिएंटेड टॉपिक ऑल्सो, प्लस प्रीलिम्स के अंदर तो इसको मान के ही चलो कि आपको ये किसी ना किसी स्टेटमेंट की फॉर्म में मनी एंड बैंकिंग में, आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लो, आता ही आता है इस प्रकार के सवाल। ये जो 2 पॉइंट है ना, ये आपकी बहुत मदद कर देंगे टाइम बचाने में। और जैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आएगा ना, आपके चेहरे पे स्माइल आ जाएगी कि बना बनाया क्वेश्चन मैंने देखा था जो कि किसी स्टैंडर्ड बुक में नहीं था लेकिन सीबी सचदेवा में था। देखते हैं इन पॉइंट्स को। मनी जो है रिप्रेजेंट करता है परचेसिंग पावर, यानी कि यहां पर ये जो माना जा रहा है कि मनी सप्लाई जो है, यहां पर ऐसी सिचुएशन मानी जा रही है, जनरली मनी सप्लाई का होना या ना होना ये ज्यादातर किस चीज पर डिपेंड करता है? जल्दी बताओ, ज्यादातर किस चीज पर डिपेंड करता है ये? सिटीजन्स पर। और सिटीजन्स की 2 तरह की चीजें होती है, 2 तरह के सिटीजन होते हैं। एक कौन? बायर्स। बायर्स क्या करते हैं हमेशा? डिमांड। दूसरे होते हैं सेलर्स। सेलर्स हमेशा क्या करते हैं? सप्लाई। तो यहां पर कुल मिलाकर एक डिबेट क्या आती है ईशा? यूज योर ट्रेडिंग नॉलेज। 2 चीजों की वजह से मनी जो है वो उसकी सप्लाई डिटरमाइन होती है, डिमांड एंड सप्लाई। चलो इस वाले टॉपिक को एक बारी आराम से समझते हैं। अगर इकोनॉमी के अंदर हद से ज्यादा एक्सेस हो जाए मनी का, यानी कि कुल मिलाकर सिंपल भाषा में बोले मनी की सप्लाई की अति हो गई, बहुत ज्यादा मनी जो है इकोनॉमी के अंदर घूम रहा है, इसका मतलब देखना ऊपर ये कह रहा था कि ये टॉपिक का लेना देना जनता से है, जनता की परचेसिंग पावर से है, परचेसिंग पावर जिसका लिंक है डिमांड एंड सप्लाई से। तो क्या होगा? ज्यादा मनी का घूमना यानी कि लोगों के पास परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो करेंगे, उनको ज्यादा से ज्यादा गुड्स और ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज चाहिए। अब देखो डिमांड बढ़ गई ना, हमें क्या करना है इस चीज के लिए? सॉल्यूशन क्या है इसका? डिमांड को क्या करना है? ठीक है। इन केस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, मतलब जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, जितना लोग डिमांड कर रहे हैं, हमेशा उतनी सप्लाई भी अवेलेबल होती है क्या? बताओ। सारा गेम डिमांड और सप्लाई का है यहां पर, सारा गेम ईशा मिसबा, जैसा कि हम जैद, जैसा कि हम डिस्कस करते हैं ट्रेडिंग थ्योरीज के अंदर,
पूरा गेम डिमांड सप्लाई का है यहां पर इस टॉपिक के अंदर। डिमांड बहुत ज्यादा है जैद, लेकिन उतने सप्लायर्स मिले नहीं, तो क्या होगा? प्राइस राइज हो जाएगी। तो मिसबा ये मत कहने लग जाना पेंडिंग ऑर्डर्स लगना शुरू हो जाएंगे ईशा, ठीक है? यहां पर सिनेरियो लग गया, कहीं बैठ जाओ। इन केस गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, उतनी क्वांटिटी में होता भी नहीं है। वैसे भी जिस चीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, सप्लाई इतनी पीछे से नहीं आ पाती इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो प्राइसेस विल शूट अप और इकोनॉमी एक विशियस साइकिल, विशियस पहिए के अंदर फंस जाएगी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल चीजों के, रोजमर्रा के जीवन के, आटे, दाल, टूथपेस्ट, ब्रश, चड्डी बनियान, ठीक है, साबुन, इन सारी चीजों के रेट जो है रोजमर्रा के जीवन में यूज होने वाले आइटम्स, सर्विसेज, गुड्स, कमोडिटीज, इन सब के रेट बढ़ने लग जाएंगे। क्यों? यहां पर सिचुएशन क्या हुई? डिमांड इज मोर देन सप्लाई। अब यहां पर हमें अगर डिमांड बढ़ रही थी बहुत ज्यादा, तो इसको कंट्रोल कैसे कर सकते थे? कैसे कंट्रोल कर सकते थे? किसको कम करके? सप्लाई ऑफ मनी को कम करके, मतलब हाँ, यहां पर क्योंकि ये नहीं बोलना है हमें ये नहीं बोलना है कि सप्लाई को बढ़ा देना था, राइट? ये दिस इज नॉट द आइडियल सिचुएशन। शाइनी समझ रहे हो क्या करना था? सप्लाई तो ऑलरेडी कम है, सप्लाई तो ऑलरेडी कम है, तभी तो इन्फ्लेशन आया है। हाँ, मनी सप्लाई कम करना था हमें। यहां पर ये नहीं बोलना है अर्पित कि गुड्स की, सर्विसेज की जो भी डिमांड है ना कंज्यूमर की, उसकी सप्लाई को बढ़ा दो। ये तो फिर बर्डन वाली बात हो गई, ऐसे तो कभी लोग सुधरेंगे ही नहीं। और एक टाइम के बाद क्या होता है, अगर सप्लाई बढ़ भी गई तो लोगों की डिमांड और बढ़ेगी, फिर उतनी सप्लाई मैच नहीं हो पाएगी। ये राशि समझ रहे हो ना? गुड्स एंड सर्विसेज आर लिमिटेड इन नेचर एंड ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी आती है यहां पर, इसी चीज की दिक्कत आती है। आइडियल सिचुएशन ये नहीं है आशिमा, समझ रहे हो इस बात को? ये आइडियल सिचुएशन नहीं है कि लोग डिमांड करते जा रहे हैं तो सप्लाई भी पीछे से उतनी होनी चाहिए। हमें डिमांड को, याद है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने शाइनी बताया था, घर घर जाके तो बोल नहीं सकते कि कृपया डिमांड ना करें इस चीज की, उस प्रोडक्ट की। इसके लिए किसी सेंट्रलाइज एजेंसीज को स्टेप उठाने पड़ेंगे। और हमारे देश में कौन है फिर ये मनी सप्लाई का स्टेप उठाने के लिए कि उसको बढ़ाना या कम करना? बताओ। आरबीआई। या एक्सेस में है तो आरबीआई क्या करेगा? मनी सप्लाई का लीकेज के इंजेक्शन, लीकेज है ना। दूसरी सिचुएशन, अगर बहुत कम मनी घूम रहा है इकोनॉमी के अंदर, देयर इज डेफिशिएंट ऑफ मनी सप्लाई, इट मींस पीपल विल हैव टू लेस परचेजिंग पावर। बहुत कम परचेजिंग पावर हो जाएगी उनकी, लोग डिमांड कम करने लग गए और बहुत सारे कम गुड्स एंड सर्विसेज की कम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, और इस गिरती हुई डिमांड की वजह से इकोनॉमी हो सकता है डिप्रेशन साइकिल में चली जाए, और उससे होते होते डिफ्लेशन आ जाए, चीजों के दाम अति के कम हो जाए। ये भी सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, बताओ। डिप्रेशन, डिफ्लेशन के अच्छे होते हैं इकोनॉमी के लिए? सस्ता मिलना बहुत ज्यादा चीजों पे क्या शाइनी अच्छी चीज होती है? हमने पढ़ा था ना, नीदर इन्फ्लेशन इज गुड नॉट डिफ्लेशन इज गुड। इस केस में क्या करना पड़ेगा? क्या दिख रहा है हमें? डिमांड इज लेस देन सप्लाई। ये भी चीज अच्छी नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? डिमांड को बढ़वाते हैं हम लोग या सप्लाई को कम करते हैं? यहां पर डिमांड सप्लाई को तो छेड़ना ही नहीं है, मनी को देखना है, मनी सप्लाई को। तो मनी सप्लाई को यहां पर क्या करना है? बढ़ाना है। अगेन इसके लिए सेंट्रल एजेंसी कौन काम करेगी? आरबीआई। तो मनी सप्लाई को इस प्रकार से रेगुलेट करा जाता है इकोनॉमी के अंदर, क्या कि डिमांड शुड बी इक्वल टू सप्लाई। बायर शुड डिमांड वॉट एवर इज अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स इन द इकोनॉमी। That means overall picture should be aggregate demand must be equal to aggregate supply. That means there should be condition of equilibrium in the economy, and this equilibrium condition is shiny state of बैलेंस फॉर द इकोनॉमी। क्या ये चीज आइडियली पॉसिबल है?
हर वक्त होना, बताओ इसमें हर वक्त ये चीज होना पॉसिबल है? नहीं। तो हमने क्या पढ़ा था? इकोनॉमी में कोई भी चीज आइडियली ऐसे एग्जिस्ट नहीं करती है, लेकिन इकोनॉमी में पॉलिसी मेकर्स इस तरफ क्या करते हैं, एम करते हैं। एक सेकंड, एक मिनट में बताता हूं। इट इज जस्ट लाइक राशि, अगर मैं किसी से बोलूं जिंदा मरा हुआ इंसान आप में से, आप लोगों में से ये जवाब देगा, अगर मैं पूछूं आप में से कितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी रैंक 1 आ जाएगी जिस साल आप अटेम्प्ट के लिए बैठोगे? जल्दी बताओ। तो बंगाल की खाड़ी में कूद जाओ। हाँ बताओ, जल्दी बताओ। आप कर रहे हो, और बाकी लोग? टॉप 5 में रैंक 1 बताओ, रैंक 1। अब राष्ट्रीय से बताना चाहता हूँ, देखो जवाब देख लिया ना आपने, ये सब मरे हुए लोग हैं, ये सब मरे हुए लोग हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन चपरासी की नौकरी के लायक हैं ये लोग सब, ठीक है? अब सुनो। हाँ, रैंक 1 आ नहीं सकती भले ही, या कुछ भी नहीं आ सकती, लेकिन उसकी तरफ राष्ट्रीय एम तो करा जा सकता है कि नहीं करा जा सकता, बताओ? और रैंक 1 बेस्ट रैंक है कि नहीं है? तो अगर हम लोग रोज जीवन में बेस्ट बनने की सोचे तो एटलीस्ट एक अच्छे इंसान तो बन जाएंगे, चले बेस्ट ना बने। अब जैसे यूपी की लड़की है ये ईशा सिंह, अब ये बोलते बोलते क्या बोल गई, सर रैंक 1 की सोचेंगे तभी तो रैंक 100 आएगी। मरी हुई इंसान, सिर्फ सांसें चल रही हैं इसके शरीर में, ठीक है? तो भाई रैंक 1 से इतना डरते क्यों? कि रैंक 1 कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है? ये चलते फिरते लोग हैं राष्ट्रीय, बस ये इनका शरीर चल रहा है, आत्मा इनकी वेंटिलेटर पे लेटी हुई है, ठीक है? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।